ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम वर्क डन देखना है तो पहले हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं गैस इनिशियली स्टेट ए में था, उस टाइम इसका प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था, और फाइनली गैस जो स्टेट बी में आ गया, और जब स्टेट बी में आया तो उस वक्त उसका प्रेशर P2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया। अच्छा, तो पहले हमें मानकर चल रहे हैं कि हमारा गैस एक्सपेंड कर रहा है और बाद में कंप्रेस कर रहा है। तो अगर एक्सपेंशन की आप बात करेंगे तो एक्सपेंशन कब होता है? जब प्रेशर को घटाते हैं और वॉल्यूम बढ़ता है। यानी मेरा जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारा एक्सपेंशन वाला ग्राफ हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, गैस को कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करके उसे मैं स्टेट बी से स्टेट ए में लेकर आया। तो स्टेट बी से जब स्टेट ए में आया तो ग्राफ हमारा ऐसा बन गया। अब ये आपका पूरा साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, क्योंकि जहां से हम चले थे वहीं वापस पहुंच गए। ठीक है। अब हमें देखना है कि साइक्लिक प्रोसेस के दौरान हमने वर्क डन कितना किया है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के अंदर जो एरिया होता है वो वर्क डन बताता है। ठीक है। तो अगर मुझे देखना है कि एक्सपेंशन के दौरान कितना वर्क डन हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन है वो मैं मान लेता हूँ W1 है, और वो किसके बराबर होगा, तो वो ये जो एक्सपेंशन वाला ग्राफ है इसके नीचे जो भी एरिया है, तो इसके नीचे तो ये पूरा एरिया है ना। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ए बी, इस पॉइंट को नाम देता हूँ सी, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ डी, और इधर एक नाम देता हूँ एक्स और इधर नाम देता हूँ वाई। तो अगर मुझे देखना है कि एक्सपेंशन वाले केस में कितना वर्क डन हुआ है तो मुझे ए एक्स बी ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है वो सारा का सारा एरिया देखना पड़ेगा। तो ये पूरा एरिया आ जाएगा ना। और आपको पता है कि एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। तो अगर आप एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन देख रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, और वो होगा किसके बराबर, तो होगा एरिया अंडर ए एक्स बी सी डी ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा पूरा कंप्लीट, जहां से चलते हैं वहीं पहुंचते हैं। ठीक है। तो ए से शुरू किया तो ए तक जाना है, तो ये आ गया हमारा वर्क डन। और अब अगर मैं कंप्रेसर के दौरान देखना चाहूँ कि हमारा वर्क डन कितना है, तो नाउ वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन इज, तो कंप्रेशन के दौरान जो हमारा वर्क डन होगा वो W2 होगा। और क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन हमारा नेगेटिव आएगा, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। बाकी कंप्रेशन वाला जो ग्राफ था मेरा वो ये था ना बी बाई ए, तो इस ग्राफ के अंदर एरिया, तो इस ग्राफ के अंदर पूरा एरिया आ जाएगा नीचे का। तो मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर बी वाई ए डी सी ए। ठीक है। बी होना चाहिए भाई, सॉरी बी, बिल्कुल ये आ गया आपका। तो ये फाइनली मैंने एक्सपेंशन वाला वर्क डन भी निकाल दिया, कंप्रेशन वाला भी। तो मुझे तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन देखना है ना। तो अगर पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन देखना है तो क्या करेंगे, आप कंप्रेशन और एक्सपेंशन वाले वर्क डन को जोड़ देंगे, आ जाएगा टोटल वर्क डन। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, तो हमारा ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसके दौरान कितना वर्क डन होगा, तो W, और वो कैसे निकलेगा, तो दोनों वर्क डन को जोड़ दो। तो वर्क डन बोले तो W1 क्या था, तो एरिया अंडर ए एक्स बी सी डी ए, और देखो W2 जो था हमारा वो माइनस का एरिया अंडर बी वाई ए बी सी बी, ये आ गया। अब सोचो, अब ये सोचो कि इस पूरे एरिया में से अगर आप ये नीचे वाला एरिया माइनस कर दोगे तो सिर्फ एक क्लोज लूप का एरिया ही तो बचेगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप, एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप ए एक्स बी वाई ए। ठीक है। तो ये हमारा टोटल वर्क डन निकल के आ गया साइक्लिक प्रोसेस के दौरान। तो हमेशा ध्यान रखिएगा
कि साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो आपका वर्क डन होता है वो उस क्लोज लूप के अंदर जो एरिया होता है वो हमेशा उसी के बराबर होता है। ठीक है, तो कभी भी आपके सामने साइक्लिक प्रोसेस आ जाए आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको वहां क्लोज लूप देखना है और क्लोज लूप के अंदर कितना एरिया वो देखना है। इतना कर लोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका और इस क्वेश्चन को करना है, डायग्राम बना लीजिए और साथ साथ जो मैं बोल रहा हूं उसे लिख लीजिए। सो क्वेश्चन लिखिएगा पहले, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, calculate the work done during the process from A to B, calculate the work done during the process from A to B, comma B to C and C to A and C to A, full stop. Also calculate the work done, also calculate the work done, also calculate the work done in the complete cycle, also calculate the work done in the complete cycle। ठीक है, तो कंप्लीट साइकिल में आपको कितना वर्क डन करना है वो भी बताना है। और बाकी ये डायग्राम है आपका, इसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप घर से करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा। ये क्वेश्चन जो है आपका पिछला कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया है उसके बेस पे। ठीक है, तो इसको आप घर से ट्राई करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए अब बात करेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले आप ये समझिए कि अगर ये सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई थी, ठीक है, सिलेंडर के अंदर गैस भरी थी, ये इसका पिस्टन है, ठीक है, इसके अंदर गैस भरी हुई है और नीचे से इसमें आपने आग लगा दी, ठीक है, यानी इसको हीट कर रहे हैं। तो अगर आप इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से यहाँ क्या होगा, ये पहला काम तो गैस एक्सपेंड हो गई और इसके अलावा कुछ हो यहाँ पे पिस्टन ऊपर उठा तभी तो एक्सपेंड हुई है, उसके अलावा क्या हुआ, अरे वॉल्यूम बढ़ने को ही एक्सपेंड करना कहते हैं। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो गैस गर्म नहीं होगी, हां वो तो होगा। सबसे पहले तो गैस गर्म होगी और जब गैस गर्म होगी तब वो एक्सपेंड करेगी। तो यहाँ पे अगर गैस गर्म हो रहा है यानी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रहा है इसका मतलब गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहला चीज हमें समझ में आया कि अगर गैस गर्म हो रही है इसका मतलब उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। दूसरा, अगर आपका गैस एक्सपेंड कर रहा है इसका मतलब यहाँ वर्क डन हो रहा है, क्योंकि जब भी गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क डन होता है। यानी आपने जो हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, ये हीट एनर्जी यहाँ पे दो काम कर रहा है। पहला तो गैस के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है यानी उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, दूसरा उसके वॉल्यूम को बढ़ा रहा है यानी कि वर्क डन कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काम को कहता है तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जितना भी आप हीट एनर्जी देंगे वो दो चीजों में खर्च होगा, एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च होगा और दूसरा आपका वर्क डन में खर्च होगा। और आपको पता है कि आपका जो वर्क डन होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw pdv के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा dq जो होता है वो du प्लस pdv होता है। तो यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। तो ये बात तो आपको खुद से भी पता थी कि भाई गैस को गर्म करने से क्या क्या होगा, एक तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, दूसरा वर्क डन होगा। तो ये दोनों काम वो किसकी वजह से है, हीट एनर्जी की वजह से। तो जो हीट एनर्जी होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होता है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा, उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में आपको स्पेसिफिक हीट पढ़ाया था कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है। तो याद है किसी को स्पेसिफिक किसे कहते थे, किसी भी 1 मास ऑफ बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट लगती है, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के टेंपरेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कह देते थे। ठीक है, अच्छा मोलर स्पेसिफिक हीट किसे कहते थे, हर एक मोल को। तो मोलर स्पेसिफिक हीट में हम लोग
इसमें एक मोल में के टेंपरेचर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते थे और उसके लिए जो हीट एनर्जी लगती थी उसी को हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कहते थे। अब यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट में दो कंडीशंस और आ जाएंगी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमें दोनों पता होना चाहिए। तो देखो है कुछ भी नहीं, अगर आप मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और उसके बाद 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। तो अगर आप 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो उसे आप कहते हैं मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर यही काम आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर दें तो उसे आप कहते हैं मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात क्लियर है? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कि why Cp is greater than Cv, मतलब मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा क्यों होता है। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन होता है। तो अब अपने को यही समझना है कि Cp और Cv वाले केस में ज्यादा कौन सा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कर लो, देन उसके बाद जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो है कि why Cp is greater than Cv, कि भाई Cp जो होता है Cv से बड़ा क्यों होता है। आप ये सोच के देखो कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं तो वहां पर क्या चीज हो सकती है, तो वहां पे सिर्फ गैस गर्म हो सकती है। गैस के एक्सपेंड होने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया क्योंकि आपने बोल दिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट इसका मतलब गैस एक्सपेंड नहीं कर सकती, तो वहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में जो आपका वर्क डन होता है वो तो जीरो होगा, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपका जो वर्क डन होगा वो जीरो होता है। तो इसलिए जितना भी आप हीट एनर्जी दे रहे हो सारा का सारा किस में खर्च हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। ठीक है, ओके। बट अगर आप यही बात कांस्टेंट प्रेशर पे कर दे तो कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में वर्क डन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे तो वर्क डन होगा ना, ठीक है। तो यानी वहां पर दोनों काम हो रहे होंगे, एक तो गैस एक्सपेंड भी कर रही होगी और गैस गर्म भी हो रही होगी। तो कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में आप जो हीट एनर्जी दे रहे हो वो दो चीजों में खर्च हो रही है, एक तो वर्क डन में और दूसरा इंटरनल एनर्जी में। और आपको मोलर स्पेसिफिक का डेफिनेशन याद होगा, वहां पे हम लोग क्या कहते थे कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के टेंपरेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। यानी कि चाहे हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, दोनों ही केसेस में टेंपरेचर तो 1 डिग्री सेल्सियस से ही बढ़ाना है, यानी काम दोनों जगह बराबर करना है। लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है वो फुल्ली फोकस्ड है। यहाँ पर जो हीट एनर्जी आप दे रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर को बढ़ाने में खर्च हो रही है, और यहाँ पे जो आप हीट एनर्जी दे रहे हैं वो टेंपरेचर को बढ़ाने के साथ साथ वर्क डन में भी खर्च हो रही है। और दोनों केसेस में टेंपरेचर तो आपको सेम अमाउंट से बढ़ाना है ना। तो मुझे बताइए हीट एनर्जी कहाँ पे ज्यादा देनी पड़ेगी? इस वाले केस में ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, बस सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे दो काम हो रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ हीट एनर्जी ज्यादा लगेगा। इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमारे दो देश हैं और दोनों ही देशों में हमें सेम डेवलपमेंट कराना है, बट एक जगह खुला भ्रष्टाचार चल रहा है और एक जगह कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर दोनों कंट्रीज में सेम डेवलपमेंट कराना है तो जहां भ्रष्टाचार ज्यादा है वहां हमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा या जहां कोई भ्रष्टाचार नहीं वहां ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा सेम डेवलपमेंट के लिए? जहां भ्रष्टाचार है, क्यों? क्योंकि वहां डेवलपमेंट के साथ साथ भ्रष्टाचार में भी पैसा खर्च हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहां ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो वही कहानी यहाँ भी तो है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाना है, यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ वर्क डन भी करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका हीट एनर्जी ज्यादा लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में हमें हीट एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एनर्जी देते थे वही तो हमारा Cp कहलाता था। तो हमें समझ में आ गया ना कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा Cp जो होता है वो इसीलिए Cv से बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, व्हाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमें एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखना है
कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस बोलोगे जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में आपका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है ना, और आपको ये पता है कि आपका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा हम लोग आइडियल गैसेस को पढ़ते हैं। तो आइडियल गैसेस के केस में आपने देखा था कि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो था वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन है इसलिए इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर का ही फंक्शन है। तो अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या होगा, जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं करेगा। और आपको ये पता है कि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता था कि जितना भी आप हीट एनर्जी देते हैं वो दो चीजों में खर्च होता है, एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और दूसरा आपका वर्क डन में। तो अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो आपका जो हीट एनर्जी होगा वो पूरा का पूरा किसमें खर्च होगा, तो वर्क डन में। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जितना भी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारा का सारा हीट एनर्जी किसमें खर्च हो रहा है, तो वर्क डन में। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो इसका जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब ये मान के चलिएगा कि आपके एग्जाम में दो भी डेरिवेशन है जिसमें से एक डेरिवेशन पेपर में आता है। एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस वाला डेरिवेशन हो गया और दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस वाला डेरिवेशन हो गया। तो अगर उसको आसान डेरिवेशन देने का मन करेगा तो आइसोथर्मल वाला दे देगा, और अगर उसको थोड़ा सा लेवल ऊपर करना होगा तो एडियाबैटिक वाला डेरिवेशन देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको दोनों ही डेरिवेशन आनी चाहिए और डेरिवेशन बहुत आसान है, कोई ऐसा इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। तो हेडिंग डाल लीजिएगा वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान वर्क डन कितना होगा। तो देखिए, अगर हम मान लें कि ये हमारा सिलेंडर है जिसके नीचे पिस्टन हमारा यहाँ पे था, इसके आगे और यहाँ प्रेशर E1 था और वॉल्यूम आपका V1 था। अब ये गैस यहाँ से एक्सपेंड करके यहाँ पहुँच गया, यानी पिस्टन हमारा फाइनली यहाँ पे आ गया। ठीक है, इनिशियली जो पिस्टन था हमारा वो यहाँ पर था। ठीक है, ये पिस्टन है ना। अच्छा, तो स्टेट बी में जब ये पिस्टन पहुंच गया हमारा तो उस वक्त जो प्रेशर और वॉल्यूम था दोनों का वैल्यू बदल जाएगा। और आपको पता आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं, तो इसीलिए मैंने टेम्परेचर को यहाँ मेंशन ही नहीं किया क्योंकि मुझे पता उसको कोई चेंज आना नहीं, तो मेंशन करके कोई फायदा भी नहीं है। अब आपको देखना है कि जब ये गैस यहाँ से एक्सपेंड करके यहाँ तक पहुंची है तो इस दौरान टोटल वर्क डन कितना हुआ। अब आपको पता है कि जब ये गैस एक्सपेंड कर रही होगी तो प्रेशर लगातार चेंज हो रहा होगा, और अगर प्रेशर चेंज हो रहा है इसका मतलब प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स चेंज हो रहा होगा, यानी यहाँ पे जो वर्क डन है वो वेरिएबल फोर्स के द्वारा है। और जब भी वर्क डन वेरिएबल फोर्स के द्वारा होता है तो पहले हमें एक स्मॉल डिस्टेंस लेना होता है, और वो डिस्टेंस इतना स्मॉल होना चाहिए जिसके लिए आप फोर्स को कांस्टेंट मान सकें। ठीक है, तो पहले आप उसके लिए वर्क डन निकालिए। तो मान लेता हूँ कि इनिशियली हमारा जो गैस था वो यहाँ पर था कहीं पे सी स्टेट में, और उस वक्त प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, और थोड़ी देर बाद ये गैस एक्सपेंड करके यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, पिस्टन इतना ऊपर चला गया dx डिस्टेंस से, तो अब ये स्टेट D आ गया, और यहाँ पर देखो प्रेशर तो सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, तो वॉल्यूम हो जाएगा V प्लस dV। जबकि आपको मैंने क्या बताया था कि डिस्टेंस इतना स्मॉल होना चाहिए जिसके लिए आप फोर्स को कांस्टेंट मान सके, तो फोर्स तभी कांस्टेंट होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ भी प्रेशर P है और यहाँ भी प्रेशर P है, लेकिन गैस अगर एक्सपेंड हुआ तो वॉल्यूम थोड़ा सा तो बढ़ा है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे V प्लस dV लिख दिया। तो अब मुझे देखना है कि यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना होगा हमारा। तो पहले स्मॉल वर्क डन निकालोगे, तो स्मॉल वर्क डन जो आएगा वो होगा dW = PdV, और प्रेशर जो लग रहा है सॉरी PdV, अच्छा मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
और फोर्स होता है आपका प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू में dx। और आपको पता है कि एरिया को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है। तो ये हमारा वर्क डन आ गया dW = PT। अब मुझे तो टोटल वर्क डन चाहिए था ना, तो देयरफॉर टोटल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज W। और वो कैसे आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dW, और dW क्या है तो PdV। और आपको पता है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन और dV के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जो लिमिट्स लगेगी वो वॉल्यूम की लगेगी। तो वॉल्यूम का इनिशियल वैल्यू V1 हो गया और फाइनल वैल्यू V2 हो गया। ठीक है, अब आप इसे एक इक्वेशन बनाइए और इसे यहीं कहीं छोड़ दीजिए। और अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, आइडियल गैसेस को। तो अगर हम आइडियल गैसेस की बात करते हैं तो फॉर एन आइडियल गैस, अगर हम एक आइडियल गैस के लिए बात करते हैं तो PV = nRT हो जाता है ना। तो यहाँ से P = क्या आ जाएगा, तो nRT बटे में V। तो अगर इस P की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दूं तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा हमारा, अच्छा सॉरी ये तो यहाँ पर W आएगा ना क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया ना। तो W = इंटीग्रेशन ऑफ P, P की जगह आ जाएगा nRT बटे में V। और यहाँ dV लिखा था तो मैंने dV लिख दिया। लिमिट्स आपका V1 से लेकर V2 तक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो जो चीजें कांस्टेंट सब बाहर चली जाएंगी। तो n आपका नंबर ऑफ मोल है जो कि कांस्टेंट है, R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट है, और क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो अगर ये सारा ही कांस्टेंट है तो सब बाहर चला जाएगा। तो अगर ये nRT आपका बाहर चला गया तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dV/V, और लिमिट्स आ जाएगा V1 से लेकर VD तक। तो ये हमारा वर्क डन आ गया। अब आपको मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन में एक और फॉर्मूला बताऊंगा। आज तक मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया नहीं था क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं थी। तो आज एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ इंटीग्रेशन में, इसे याद कर लीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx/x क्या होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/x = log x होता है। ठीक है, हाँ तो एक तो ये फॉर्मूला याद कीजिएगा। सेकंड, इसमें एक और चीज आपके काम आएगी और वो ये है कि अगर कहीं पे log e बेस x लिखा हुआ है, log x to the base e अगर लिखा हुआ है और इसे आप 10 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखो जितनी भी आपके लॉगरिथमिक टेबल होगी वहां जो वैल्यूज दे रखी होगी वो 10 बेस की दी आती है, और हमारे पास यहाँ जो आ गया वो e बेस आ चुका है। तो इस e बेस को अगर आपको 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको 2.303 का मल्टीप्लिकेशन कराना होता है। तो अगर आप 2.303 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो यहाँ जो बेस है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो e से आपका 10 बेस बन जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों का एक और फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, और वो ये है आपका कि log m into log n, log m into log n is equal to log of n plus n। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आपको जो याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो अच्छा ये तीनों अगर आपको पता है तो आप इधर आ सकते हैं। तो हमारा जो वर्क था ये शायद थोड़ा सा गलत कर दिया। log m plus log n जो होता है वो log m into n होता है। ठीक है ना, log m minus log n जो होगा log m by n होता है। तो इसमें चाहो तो एक और फॉर्मूला याद कर लेना, हालांकि उसकी अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। log m minus log n जो होगा वो log of m by n होगा। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले हैं जिनकी आपको अभी हाल फिलहाल में जरूरत पड़ने वाली है। हाँ मैंने एक बोल के शुरू किया था, ऐसे ही होता है टीचर ऐसे ही होता है। बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ और 5 मिनट कहते कहते 15 मिनट निकाल देता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx/x क्या होगा, log x। तो w = nRT और log x, x का मतलब यहाँ पे v आ गया और बेस e रहेगा ना, और इंटीग्रेशन क्योंकि कर चुका हूं तो स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर। तो w = nRT log e बेस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना,
तो एक बार v की जगह v2 डाल दोगे और एक बार v की जगह v1 डाल दोगे। ये आ गया log m माइनस log n। अच्छा जी, और log m माइनस log n किसके बराबर होता है? log m by n के, यानी log ऑफ v2 by v1। कोई समस्या नहीं है? अच्छा जी, और यहाँ देखो बेस e है, तो अगर इस e बेस को मैं 10 बेस बनाना चाहता हूँ तो मुझे 2.303 का मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। तो w कितना आ गया n/30, ठीक है। और यहाँ पे log ये 2.303 और यहाँ पे log e बेस की जगह 10 बेस आ जाएगा और ये हो जाएगा v2 by v1, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे कह सकते हो फॉर 1 मोल, तो अगर आप 1 मोल की बात करोगे तो n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा w 2.303 RT log 10 बेस v2 by v1, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो आपको वर्क डन का ये तैयार हो गया। तो एक आपको ये याद रखना है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तो तब काम करेगा ना जब आपके पास वॉल्यूम होगा। मैं सामने वाला बोल रही थी गैस एक्सपेंड की और इनिशियली उसका इतना वॉल्यूम था और फाइनली इतना वॉल्यूम हो गया, मतलब वर्क डन कितना होता है। तो अब ये फॉर्मूला लगा के कर लोगे। लेकिन आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिर्फ वॉल्यूम ही थोड़ा ना चेंज होता है, प्रेशर भी तो चेंज होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाला प्रेशर के टर्म में बात करे, तो अगर उसने प्रेशर के टर्म में बात किया है तो फिर आपको प्रेशर के टर्म में फॉर्मूला चाहिए होगा। तो फिर इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। और वो चेंजेस क्या होंगे, तो हम बोलेंगे फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए PV RT होगा, ठीक है। अच्छा, तो PV RT हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो RT जो है कांस्टेंट होता है ना। तो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो अगर आप एक आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो आपका RT जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और RT के कांस्टेंट होने के साथ ही PV कांस्टेंट, ये कह सकते हैं हम लोग। अब PV कांस्टेंट है, इसका मतलब कि आप कहीं पर भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कराएंगे तो हमेशा सेम आएगा। तो अगर कहीं पे भी कराने पे सेम आएगा तो मैं यहाँ भी कराऊंगा और चाहे मैं यहाँ कराऊं, दोनों जगह सेम आना चाहिए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ना कि P1 V1 P2 V2। तो therefore P1 V1 P2 V2, ठीक है। अब मुझे V2 by V1 चाहिए ना, तो यहाँ से अगर आप V2 by V1 देखोगे तो वो आपका P1 by P2 आ जाएगा, और ये वैल्यू उठा के अगर आप इस इक्वेशन में डालते हैं तो आपका जो वर्क डन आएगा लिखने के वो आ जाएगा W 2.303 RT log 10 बेस और V2 by V1 की जगह P1 by P2, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर वॉल्यूम के टर्म में पूछ रहा है तो ये वाला आप यूज करेंगे, प्रेशर के टर्म में पूछ रहा है वो वाला। ये डेरिवेशन आप लोग कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। और वैसे इसमें कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है।